Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 4th March 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing competitive exams are: first question, which of the following option is known as a common agent responsible for infantile diarrhea? इन्फेंट्स में डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज किसे माना जाता है? रोटावायरस को, स्ट्रेप्टोकोकाई को, ई कोलाई को या एंट एमोइबा हिस्टोलाइटिका को? The right answer is option A. Rotavirus is most common organism that is responsible for infantile diarrhea. रोटावायरस के प्रिवेंशन के लिए हम रोटा वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं और अगर आपसे पूछ ली जाए कि इसकी डोज और रूट क्या होता है तो आप बताएंगे टोटल 5 ड्रॉप्स इसकी डोज होती है और इसे ओरल रूट से दिया जाता है। ई कोलाई, इश्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, साल्क वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। साल्क वैक्सीन किससे बचाव हेतु दिया जाता है? मीजल्स, मम्स, पोलियो या फिर रैबीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। पोलियो डिजीज से प्रिवेंशन के लिए 2 प्रकार के वैक्सीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक वैक्सीन को साल्क नामक पर्सन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसे हम साल्क वैक्सीन के नाम से जानते हैं और ये पेरेंट्रल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। ये एक किल्ड प्रकार का वैक्सीन है। सेबिन नामक साइंटिस्ट ने जो वैक्सीन पोलियो के अगेंस्ट डिस्कवर किया था, इस वैक्सीन को हम लाइव वैक्सीन के नाम से जानते हैं और इसे आप ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ पेशेंट हैज़ partial thickness burn to both legs and portion of his trunk. Which of the following IV fluids are given first? किसी पर्सन के अंदर उसके दोनों पैर और चेस्ट का कुछ हिस्सा जल गया है, पार्शियल थिकनेस लेवल का बर्न हुआ है इसे। इस सिचुएशन में इस पर्सन को सबसे पहले कौन सा फ्लूइड दिया जाएगा? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी D5W, ऑप्शन सी लैक्टेट रिंगर्स सॉल्यूशन, ऑप्शन डी 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन with 2 milli equivalent of potassium per 100 ml। सबसे पहले कौन सा फ्लूइड दिया जाएगा ये आपको सिलेक्ट करना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहां पर हम इस क्लाइंट को RL सॉल्यूशन देंगे। लैक्टेटेड रिंगल सॉल्यूशन, इसे आप RL के नाम से जानते हैं, replaces lost sodium and corrects metabolic acidosis, both of which commonly occurs following a burn। बर्न होने के बाद आपने ये तो पढ़ा होगा कि RL को हम फ्लूइड ऑफ चॉइस के रूप में देते हैं, लेकिन इसे देने के पीछे रैशनल क्या है इसे समझिएगा। जब भी किसी पर्सन को बर्न इंजरी होती है तो उस पर्सन के अंदर सोडियम जो है लॉस्ट हो जाता है, उसकी कमी देखी जाती है
और पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन डेवलप होती है। रिंगल्स लैक्टेट या आरएल सॉल्यूशन इन दोनों ही सिचुएशंस को करेक्ट करता है। इस कारण पर्सन को हम बर्न के बाद आरएल सॉल्यूशन देना प्रीफर करते हैं। ऑप्शन में बताया एल्ब्यूमिन इज यूज्ड एज अ एडजंक्ट थेरेपी नॉट प्राइमरली फ्लूइड रिप्लेसमेंट। एल्ब्यूमिन को हम एडजुवेंट थेरेपी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ना कि फर्स्ट चॉइस ऑफ फ्लूइड के रूप में। Dextrose is not given to burn patient during the first 24 hours because it can cause pseudo diabetes। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसे कि बर्न पेशेंट्स को पहले 24 घंटों में डेक्सट्रोज फ्लूइड क्यों नहीं देना चाहिए। अगर आप पहले 24 घंटे में बर्न के बाद डेक्सट्रोज सॉल्यूशन देते हैं तो इससे पर्सन में स्यूडो डायबिटीज होने का खतरा हो सकता है, यानी कि ऐसा लगेगा कि पर्सन डायबिटीज से सफरिंग है, फॉल्स डायबिटीज वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। आपको बताना है कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। वैसोप्रेसिन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 2 लोब्स की बनी होती है, एक है एंटीरियर लोब और दूसरा होता है पोस्टीरियर लोब। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वैसोप्रेसिन। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, जो कि हैं वैसोप्रेसिन या इसे आप एडीएच हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अगर किसी पर्सन में हेड इंजरी हो जाए और फिर एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन ना हो पाए तो इस पर्सन के अंदर एक्सेसिव यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है और ये कंडीशन डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन डिलीवरी के दौरान फीटल के एक्सपेंशन के लिए हेल्पफुल माना जाता है, साथ ही साथ मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए भी इसे रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइज ऑफ निडल यूज्ड फॉर आईएम इंजेक्शन इज। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते समय किस गॉज साइज की निडल इस्तेमाल की जाती है। 18 to 20 गॉज, 20 to 22 गॉज, 22 to 23 गॉज, 25 to 27 गॉज। The right answer is option C, 22 to 23 गॉज। एग्जैक्टली यदि बात की जाए तो निडल लेंथ इज यूजुअली 1 इंच to 1.5 इंच and 22 to 25 gauze, but a longer or shorter needle may be needed depending on the patient's weight। देखिएगा, जब भी किसी पर्सन में आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं तो इस इंजेक्शन के द्वारा हम मेडिसिन को डीप सिचुएटेड बॉडी मसल्स के अंदर डिलीवर करते हैं। ड्रग को, मेडिसिन को डीपली मसल्स के अंदर पहुंचाने के लिए इंट्रामस्कुलर रूट का इस्तेमाल किया जाता है और इस इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को लगाते समय आप निडल को 90 डिग्री के एंगल से इंसर्ट करते हैं। नॉर्सेट एग्ज़ाम 2021 में इसे पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा
अगर पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओबेज है तो आप उसमें 1.5 इंच लंबी नीडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि पर्सन दुबला पतला है तो करीबन 1 इंच लंबी निडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पर्सन के वजन पर निर्भर करेगा, क्योंकि अगर पर्सन मोटा होगा, ओबेस होगा, तो उसके जो मसल्स होंगे डीपली सिचुएटेड होंगे और वहाँ तक मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए हमें लंबी निडल की ज़रूरत होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट इज ऑफ्टन गिवन टू इन्फेंट्स एट बर्थ? ज़्यादातर बच्चों को जन्म के बाद कौन सा न्यूट्रिएंट दिया जाता है? प्रोटीन, विटामिन, आयरन या विटामिन के? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जन्म के बाद हम ज़्यादातर बच्चों को विटामिन के देते हैं। आइए इसके बारे में जान लें। बिकॉज एट बर्थ they have sterile intestines and vitamin K is usually formed in intestine, so vitamin K should be given newborns to prevent bleeding. हम सभी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जन्म के समय इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियाज नहीं पाए जाते, यानी न्यूबॉर्न बेबी की इंटेस्टाइन स्टेराइल होती है, और अगर इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया फ्लोरा नहीं है तो उसमें विटामिन के का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर बच्चे के शरीर में विटामिन के नहीं है तो उसे ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। तो न्यूबॉर्न बेबी में ब्लीडिंग ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए जन्म के बाद उसे विटामिन के दिया जाता है। विटामिन के 4 इम्पॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन करवाता है लीवर में। डोज एट बर्थ 1 mg, इट शुड बी गिवन बाय इंट्रामस्कुलर रूट in vastus lateralis muscles of the medial lateral thigh. विटामिन के जन्म के बाद बच्चे को मीडियल लेटरल थाई एरिया में स्थित वेस्टस लेटरालिस मसल्स में इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा इंजेक्ट किया जाता है, और अगर इसकी डोज आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 1 mg. In case of preterm baby, the dose of vitamin K should be given 0.5 mg IM. अगर मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म 37 वीक की प्रेगनेंसी से पहले हो गया है, यानी कि बच्चा प्रीटर्म है, तो इस सिचुएशन में आप डोज जो है 0.5 mg देंगे, लेकिन रूट और साइट वही रहेगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। Question number 8. The nurse is preparing a community presentation on oral cancer. Which of the following is a primary risk factor for oral cancer that the nurse should include in the presentation? आपको बताना है कि किसी कम्युनिटी में ओरल कैंसर पर प्रेजेंटेशन देते समय इन चारों ऑप्शंस में से किस इम्पॉर्टेंट कॉज को इंक्लूड करना चाहेंगे? यूज़ ऑफ अल्कोहल, फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ माउथ वॉश, लैक ऑफ विटामिन B12, लैक ऑफ रेगुलर टीथ क्लीनिंग बाय अ डेंटिस्ट। इन चारों में से किसके कारण ओरल कैंसर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, और इसे आप इस पर प्रेजेंटेशन देते समय इंक्लूड करेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर कोई पर्सन अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा है लंबे समय से, क्रॉनिक एंड एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल कैन कॉज ओरल कैंसर।
अत्यधिक मात्रा में और लंबे समय तक अगर अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके कारण ओरल कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग एंड यूज ऑफ स्मोकलेस टोबैको आर अदर सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स। स्मोकिंग और स्मोकलेस टोबैको इनके इस्तेमाल से भी मुंह का कैंसर होने की संभावना रहती है। ओरल कैंसर के लिए कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं। क्रॉनिक इरिटेशन सच एज ब्रोकन टूथ और इल फिटेड डेंचर, पुअर डेंटल हाइजीन, ओवर एक्सपोजर टू सन एंड सिफिलिस। अगर किसी पर्सन के अंदर कोई टीथ या टूथ ब्रोकन है और लगातार उस एरिया की स्किन उससे बार बार कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पर ओरल कैंसर डेवलप हो सकता है। इसके अलावा किसी पर्सन के माउथ में डेंचर लगाया हुआ है और ये सही तरह से फिट नहीं है तो इसके आसपास के टिश्यू में इरिटेशन होता है और इरिटेशन के बाद वहाँ पर कैंसरस सेल्स डेवलप हो सकती हैं। अगर कोई पर्सन ओरल हाइजीन को, मुंह की स्वच्छता को, साफ सफाई को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करता है तो वहाँ भी ओरल कैंसर हो सकता है। लंबे समय तक अगर कोई पर्सन सन एक्सपोजर में रहता है, धूप में काम करता है तो उसे लिप्स एरिया के अंदर कैंसर हो सकता है, होठों का कैंसर हो सकता है और सिफिलिस डिजीज के कारण भी पर्सन में ओरल कैंसर डेवलप हो सकता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल हेल्थ पॉलिसी इज बेस्ड ऑन। आपको बताना है नेशनल हेल्थ पॉलिसी का निर्माण किसके बिहाफ पर किया जाता है। प्राइमरी हेल्थ केयर पर, टर्शरी केयर पर, चाइल्ड केयर पर या मदर केयर पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के बिहाफ पर तैयार की जाती है। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर बेसिक और इसेंशियल हेल्थ फैसिलिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। ह्यूमन ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड नियम या एक्ट भारत सरकार द्वारा किस साल बनाया गया। 1996 में, 1993 में, 1998 में, 1994 में। The right answer is option D, 1994 में। आइए इस एक्ट के बारे में ब्रीफली जान लें। द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट वॉज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1994। 1994 में भारत सरकार द्वारा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट का निर्माण किया गया। इट इज़ एन एक्ट टू प्रोवाइड for the regulation of removal, storage and transplantation of human organs for therapeutic purpose and for the prevention of commercial dealings in human organs and for matters connected therewith incidental thereto। ह्यूमन ऑर्गन्स का किस प्रकार से रिमूवल करना है, स्टोरेज करना है, ट्रांसपोर्ट करना है और ट्रांसप्लांटेशन करना है, इस सब के लिए एक स्टैंडर्ड नियम इस एक्ट के द्वारा सरकार द्वारा बनाए गए हैं। मानव अंगों की तस्करी को रोकने के लिए या फिर ऑर्गन्स की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए कड़े नियमों को इस एक्ट के द्वारा तैयार किया गया है।
Question number 11. Immunity is not longer lasting in disease. किस डिजीज में बनी इम्यूनिटी लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहती है? डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, वूपिंग कफ या फिर मम्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिएगा, आपने अक्सर सीज़न चेंज होते ही कई प्रकार के फ्लूज़ को होते देखा होगा। इन्फ्लुएंजा डिजीज़ का ट्रांसमिशन भी कुछ इस प्रकार से ही है। इसके जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं ये समय समय पर अपनी स्ट्रक्चर को बदल देते हैं और इसी कारण इनका कोई भी वैक्सीन नहीं बना पाता, या फिर यूं कहें कि एक पर्टिकुलर टाइप के इन्फ्लुएंजा के खिलाफ बॉडी में बने एंटीबॉडीज़ नेक्स्ट टाइम जब ये इन्फ्लुएंजा अपने रूप को बदलकर बॉडी पे अटैक करता है तो वो इसके बदले हुए स्वरूप के कारण धोखा खा जाते हैं और इससे बनी इम्यूनिटी लंबे समय तक नहीं टिक पाती। क्वेश्चन नंबर 12. ब्रायन्स ट्रैक्शन इज इंडिकेटेड इन। आपको बताना है कि ब्रायन्स ट्रैक्शन किस कंडीशन में एज अ ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जाता है? फ्रैक्चर ऑफ फीमर बोन, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस बोन, फ्रैक्चर ऑफ स्पाइनल बोन और फ्रैक्चर ऑफ रेडियस बोन। किस बोन के फ्रैक्चर होने पर ब्रायन ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? ये क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और इसके यूज़ कहाँ किए जाते हैं इस हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ब्रायन्स ट्रैक्शन जो है फ्रैक्चर ऑफ फीमर में इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स सी अबाउट दिस। ब्रायन्स ट्रैक्शन इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्थोपेडिक ट्रैक्शन। ब्रायन्स ट्रैक्शन एक ऑर्थोपेडिक ट्रैक्शन का उदाहरण है। ऑर्थोपेडिक शब्द का मतलब है रिलेटेड विथ बोन्स। इट इज मेनली यूज्ड इन यंग चिल्ड्रन who have fracture of femur or congenital abnormalities of the hip. ब्रायन ट्रैक्शन का इस्तेमाल यंग चिल्ड्रंस में छोटे बच्चों में किया जाता है दो स्थितियों में, अगर उन बच्चों की फीमर बोन फ्रैक्चर हो जाए या फिर जन्मजात उनके हिप में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी हो या हिप डिसलोकेशन वाली कंडीशन हो। बोथ द पेशेंट्स लिम्ब आर सस्पेंडेड इन द एयर वर्टिकली एट 90 डिग्री एंगल फ्रॉम द हिप्स एंड नीज स्लाइटली फ्लेक्स्ड। इस प्रकार के ट्रैक्शन को लगाते समय हम बच्चे के जो दोनों लोअर लिम्स हैं यानी दोनों पैरों को हवा में लटका देते हैं वर्टिकली 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए और हिप्स और नीज एरिया को स्लाइटली फ्लेक्स रखते हैं। आप इस प्रकार से इसे इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए ये बच्चे का हेड है और ये बच्चा बेड पर लेटा हुआ है। इस बच्चे में ब्रायन्स ट्रैक्शन लगाने के लिए इसके दोनों पैरों को हम कुछ इस प्रकार से हवा में ट्रैक्शन के थ्रू लटका देंगे। दिस इज कॉल्ड द ब्रायन्स ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following techniques is correct for obtaining a wound culture specimen from surgical site? अगर किसी क्लाइंट में सर्जरी हुई है और सर्जिकल साइट से आपको सैंपल कलेक्ट करना है कल्चर के लिए, तो आप किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सैंपल कलेक्शन करेंगे? ऑप्शन ए, thoroughly irrigate the wound before collecting the specimen. हम स्पेसिमेन कलेक्ट करने से पहले पूरे घाव को अच्छी तरह से इरिगेट करेंगे, साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। या फिर ऑप्शन बी, यूज अ स्टेराइल स्वाब
and wipe the crusty area around the outside of the wound. जिस हिस्से में घाव है उसके आसपास मौजूद जो क्रस्ट है, सख्त हो चुकी स्किन है, चमड़ी है, उसके ऊपर स्टेराइल स्वाब को लगाकर मूव करते हुए सैंपल कलेक्ट करेंगे। या फिर ऑप्शन सी, जेंटली रोल अ स्टेराइल स्वैब फ्रॉम सेंटर ऑफ द वुंड आउटवर्ड टू कलेक्ट ड्रेनेज। हम इस पर्सन में कल्चर सैंपल लेने के लिए एक स्टेराइल स्वैब को वुंड के सर्जिकल वुंड के सेंटर से घुमाना शुरू करेंगे और पेरिफेरी एरिया तक लेकर जाएंगे और इस प्रकार से सैंपल कलेक्ट करेंगे। या फिर ऑप्शन डी, यूज अ स्टेराइल स्वैब टू कलेक्ट ड्रेनेज फ्रॉम द ड्रेसिंग। हम इस पर्सन के इस घाव के ऊपर की हुई ड्रेसिंग से स्टेराइल स्वाब के द्वारा सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। Which one is the correct method to collect the specimen? The right answer is option C. इस मेथड को इम्पोर्टेंट है, डिस्कस कर लेते हैं। रोलिंग अ स्वैब फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड is the right way to obtain culture specimen from the wound। देखिएगा, मान लीजिए ये स्वाब है, इस स्वाब को आप इस वुंड के सेंटर पार्ट से पेरिफेरी की तरफ मूव करके स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। किसी भी घाव के सेंटर से पेरिफेरी की तरफ स्वाब को लेकर आप स्पेसिमेन फॉर कल्चर कलेक्ट करेंगे। Irrigating the wound washes away drainage, debris and may be colonizing or infecting microorganism। अगर सैंपल कलेक्शन से पहले आपने घाव को इरिगेट कर दिया, साफ कर दिया, तो उस जगह पर जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस थी वो वहाँ से हट जाएंगे और आपको एग्जैक्ट सैंपल नहीं मिल पाएगा। The outside of the wound and dressing may be colonized with microorganisms that have not affected the wound, so specimen from these sites could give inaccurate results। आप अगर घाव के बाहर वाले हिस्से से या क्रस्ट वाले हिस्से से सैंपल लेंगे तो हो सकता है कि इन जगह पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो अंदर की तरफ मौजूद ना हो, यहाँ कोई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हों। तो ऐसा अगर सैंपल आप लेते हैं, बाहरी एरिया से सैंपल लेते हैं, तो इससे आपको फॉल्स रिजल्ट मिल सकते हैं, इनएक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ज़्यादातर जब भी हम पेशेंट को लगातार फीवर बना रहता है या फिर इन्फेक्शन नॉर्मल एंटीबायोटिक्स से ठीक नहीं हो पा रहा है, तब हम कल्चर करवाते हैं। कल्चर टेस्ट के द्वारा शरीर में मौजूद, घाव में मौजूद एग्जैक्ट कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और फिर एंटीबायोटिक्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एक्सिलरी एंड रेक्टल रूट। अगर आप किसी पर्सन के एक्सिलरी रूट से यानी बगल के एरिया से टेम्परेचर लेते हैं तो उस एरिया से लिए टेम्परेचर और रेक्टल एरिया से लिए टेम्परेचर में कितना डिफरेंस होगा। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। The right answer is option B। हमेशा याद रखिएगा, एक्सिलरी रूट, ओरल रूट और रेक्टल रूट। अगर आप एक्सिलरी एरिया से टेम्परेचर मान लीजिए लेते हैं और ये x आता है, तो ओरल एरिया से जब टेम्परेचर आप लेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर हमेशा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी x + 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर
रेक्टल एरिया से आप टेम्परेचर लेते हैं तो ये हमेशा यहाँ से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूजन होता है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में, तो याद रखिएगा अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में इसे नोट करेंगे तो ओरल टेम्परेचर एक्जिला के मुकाबले 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होगा और रेक्टल जो टेम्परेचर है वो अराउंड 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होगा। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, a 16 years old patient involved in motor vehicle accident arrives in emergency department unconscious and severely hypotensive. He is suspected to have several fractures of pelvis and leg area. Which of the following parenteral fluid is best choice for this current condition? एक 16 साल का लड़का जिसे एक्सीडेंट हुआ और फ्रैक्चर और लेग एरिया में काफ़ी फ्रैक्चर्स हैं, इस पेशेंट में हाइपोटेंशन की स्टेट है, साथ ही साथ ये अनकॉन्शियस भी है। इस सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन सा माना जाएगा? ऑप्शन ए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, 0.9% sodium chloride solution, lactate ringle solution, packed red blood cells. The right answer is option D. इस सिचुएशन में हम इसे पैक्ड आरबीसी देंगे, पीआरबीसी देंगे। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इन ट्रॉमा सिचुएशन फर्स्ट ब्लड प्रोडक्ट गिवन इज अनमैच्ड ओ नेगेटिव पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। जब भी किसी पर्सन को ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा के बाद इमरजेंसी में आता है और हाइपोटेंशन स्टेट में है, तो आप तुरंत उसे ओ नेगेटिव पैक्ड आरबीसी ब्लड देंगे। Fresh frozen plasma often used to replace clotting factors. अगर किसी पर्सन में हीमोफीलिया जैसा कोई डिजीज़ है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद नहीं हैं, और तो इस सिचुएशन में हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करते हैं। लैक्टेट रिंगल सॉल्यूशन और 0.9% सोडियम क्लोराइड is used to increase volume and blood pressure, but too much of these crystalloids will dilute the blood and won't improve oxygen carrying capacity. देखिएगा अगर आपने ट्रॉमा वाले पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ आरएल या एनएस दिया तो इस सिचुएशन में उसकी बॉडी का फ्लूइड तो बढ़ जाएगा, लेकिन आरबीसी की संख्या कम रहेगी। आरबीसी जो होंगी वो डाइल्यूट हो जाएंगी, जिसकी वजह से पर्सन में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा और ऑक्सीजन की डिमांड इस सिचुएशन में फुलफिल करने के लिए आपको ब्लड प्रोडक्ट या आरबीसी देनी ही पड़ेगी। आरबीसी ही ऑक्सीजन को कैरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन, बेस्ट पोजीशन फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। अगर किसी क्लाइंट में आपको रेक्टल एरिया का एग्जामिनेशन करना है तो कौन सी पोजीशन बेस्ट रहेगी? द राइट आंसर इज नी चेस्ट पोजीशन। इसे आप गैनोपेक्टोरल पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, while taking temperature from the rectal root, the thermometer should be inserted about. अगर किसी इन्फेंट में आपको रेक्टल रूट से टेम्परेचर लेना है तो थर्मामीटर को कितना इंसर्ट करेंगे, कितनी लेंथ इंसर्ट करेंगे? नो ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन।
देखिएगा, जो फर्स्ट डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है ये है ओरल थर्मामीटर, और जो सेकंड डायग्राम आप देख रहे हैं ये है रेक्टल थर्मामीटर। रेक्टल थर्मामीटर के अंदर जो टिप वाला पोर्शन होता है वो इस प्रकार से बल्जिंग होता है, और ओरल में ये स्ट्रेट निपल की तरह होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। होपफुली आपको इसके बारे में पता भी होगा। द राइट आंसर इज 0.5 इंच। अगर इन्फेंट में आप टेम्परेचर रेक्टल रूट से लेना चाह रहे हैं तो सिर्फ 0.5 इंच आप थर्मामीटर को इंसर्ट करेंगे। 0.5 इंच का मतलब हो गया 1.25 सेंटीमीटर्स। अब इसी क्वेश्चन को यदि आपसे पूछ लिया जाता कि इन्फेंट के बाद चाइल्ड में अगर आपको रेक्टल रूट से टेम्परेचर लेना है तो कितना थर्मामीटर इंसर्ट करेंगे आप, तो यहाँ पर कितना आंसर होगा आपके अनुसार? द राइट आंसर इज 1 इंच। इन्फेंट्स में आधा इंच, चाइल्ड के अंदर 1 इंच। 1 इंच का मतलब है 2.5 सेंटीमीटर्स। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसी अडल्ट पर्सन में रेक्टल रूट से आपको टेम्परेचर लेना है तो कितना थर्मामीटर आप इंसर्ट करेंगे? द राइट आंसर इज 1.5 इंचेस। अडल्ट में 1.5 इंच थर्मामीटर को आप इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग टेकिंग ब्लड प्रेशर एट द अपर आर्म स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड ऑन विच आर्टरी। जब आप किसी पर्सन में अपर आर्म से बीपी चेक करते हैं तो स्टेथोस्कोप को किस आर्टरी पर रखकर आप साउंड सुनते हैं? बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नो ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। बीपी एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो अक्सर आप चेक करते हैं और एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना ही चाहिए। द राइट आंसर इज ब्रेकियल आर्टरी। जब आप किसी पर्सन के हाथ वाले हिस्से से अपर आर्म से बीपी चेक करते हैं तो स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम वाला पार्ट है उसे आप ब्रेकियल आर्टरी पर रखकर कॉर्टोकॉफ साउंड को सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था? इंपॉर्टेंट, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है इसे। द राइट आंसर इज कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स के सभी टाइप्स बताए थे और इन्हें इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर बाय विच रूट। किस रूट के द्वारा लिया गया टेम्परेचर मोस्ट रिलायबल मेथड या टेम्परेचर के रूप में जाना जाता है? मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर इज बाय रेक्टम। अगर आप रेक्टम एरिया से टेम्परेचर लेते हैं तो इसके द्वारा लिया गया टेम्परेचर बॉडी के एग्जैक्ट टेम्परेचर या यूं कहें कोर टेम्परेचर को बताता है। सो इट इज मोस्ट रिलायबल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय। ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया था? ब्लड ग्रुपिंग तो आपने बता दिया, अब ब्लड सर्कुलेशन भी बता दीजिए। द राइट आंसर इज विलियम हार्वे। विलियम हार्वे वो पर्सन थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लूज कफ ऑफ बीपी इंस्ट्रूमेंट गिव्स।
अगर किसी पर्सन में ब्लड प्रेशर लेते समय आपने लूज कफ का इस्तेमाल किया है, लूज कफ बांधा है, तो इससे आने वाली रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, हाई रीडिंग मिलेगी, लो रीडिंग मिलेगी, या फिर किसी भी प्रकार का रीडिंग में चेंज नहीं मिलेगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। लूज कफ का इस्तेमाल करने पर फॉल्स हाई रीडिंग मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a period from 28 weeks of gestation to 7 days after birth is known as 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे के जन्म के बाद शुरुआती 7 दिनों तक का समय किस नाम से जाना जाता है? बेसिक बट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। नो ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज कॉल्ड पेरीनेटल पीरियड। इसे आप पेरीनेटल पीरियड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अ टर्म न्यूबॉर्न इज बोर्न बिटवीन हाउ मच गेस्टेशन टाइम? प्रेगनेंसी के बाद कितने सप्ताह की प्रेगनेंसी पर बच्चे का जन्म हो कि उसे हम टर्म बेबी के नाम से जानें? द राइट आंसर इज 38 to 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद से लेकर 42 वीक्स की प्रेगनेंसी के बीच अगर बच्चे का जन्म होता है तो इसे हम टर्म बेबी के नाम से जानते हैं। अगर 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पहले बच्चे का जन्म होता है तो ये प्री टर्म बेबी कहलाएगा, और अगर 42 वीक्स के बाद बच्चे का जन्म होता है तो ये पोस्ट टर्म बेबी के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न हु इज कंसीडर वेरी लो बर्थ वेट बेबी। आपने कुछ टर्म सुनी होंगी, लो बर्थ वेट बेबी, वेरी लो बर्थ वेट बेबी, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। इस क्वेश्चन में आपको वेरी लो बर्थ वेट बेबी कितना बॉडी वेट जन्म के समय होने पर कहा जाता है, इसे आपको बताना है। द राइट आंसर इज लेस देन 1500 ग्राम्स। आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझें। अगर बच्चे का जन्म के समय वजन 2.5 किलो या 2500 ग्राम है तो ये नॉर्मल बर्थ वेट माना जाता है। अगर 2500 ग्राम से कम बच्चे का वजन जन्म के समय है तो ये लो बर्थ वेट बेबीज कहलाएंगे, और अगर बच्चे का वजन 1500 ग्राम से कम है यानी 1.5 केजी से कम है तो ये वेरी लो बर्थ वेट बेबीज कहलाएंगे। और अगर किसी बच्चे का जन्म के समय वजन 1 किलो या 1000 ग्राम से भी कम है तो ये बच्चे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज कहलाते हैं। ये तीनों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CHO एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलियन स्पोर्ट्स डिसअपियर एट द एज ऑफ। कितनी उम्र पर मंगोलियन स्पोर्ट्स डिसअपियर हो जाते हैं? द राइट आंसर इज 4 years of age। 4 साल की उम्र पर मंगोलियन स्पोर्ट्स डिसअपियर हो जाते हैं। मंगोलियन स्पोर्ट्स ऑल्सो नोन एज कंजेनाइटल डर्मल मिलेनोसाइटोसिस। मंगोलियन स्पोर्ट्स को आप कंजेनाइटल डर्मल मिलेनोसाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट इज डार्क ब्लू और पर्पल ब्लूइश लाइक मैक्यूलर स्पॉट यूजुअली लोकेटेड ओवर अ सैक्रम और बटक्स एरिया। मंगोलियन स्पॉट्स नीले या पर्पल बैंगनी कलर के होते हैं और जनरली बच्चे के बैक एरिया में सैक्रम या बटक्स वाले पार्ट में पाए जाते हैं और ये 4 साल की उम्र पर डिसअपीयर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। जन्म के समय बच्चे का नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसे। द राइट आंसर इज 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट। 30 से 60 ब्रीथ्स पर मिनट इज अ नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन अ न्यूबॉर्न बेबी जस्ट आफ्टर बर्थ। टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। जन्म के तुरंत बाद बच्चे में हार्ट रेट कितनी होती है? द राइट आंसर इज 120 to 160 बीट्स पर मिनट। 120 से 160 बीट्स पर मिनट इज अ नॉर्मल हार्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर में किसे शामिल नहीं किया जाता? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली डिस्चार्ज, वेट गेन। केएमसी का कंपोनेंट कौन सा ऑप्शन नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। कंगारू मदर केयर में स्किन टू स्किन कांटेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को इस केयर में सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है, यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है और केएमसी का टारगेट होता है कि रिकवरी बेहतर हो और अर्ली डिस्चार्ज दिया जाए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हाउ मैनी fontanelles आर प्रेजेंट इन अ न्यूबॉर्न बेबी। किसी नवजात शिशु में कितने fontanelles पाए जाते हैं? fontanelles का मतलब है बच्चे के हेड में बोन्स के बीच पाया जाने वाला स्थान, एम्प्टी स्पेस। द राइट आंसर इज 6 fontanelles। न्यूबॉर्न बेबी में कुल 6 fontanelles पाए जाते हैं। इनके नाम हैं एंटीरियर fontanelle, ये संख्या में 1 होता है, डायमंड शेप्ड होता है, इसे आप ब्रेगमा कह सकते हैं और 1-1.5 साल की उम्र में क्लोज हो जाता है। एंटीरियर fontanelle डायमंड शेप होता है, ब्रेगमा के नाम से जाना जाता है और 1.5 साल की उम्र में क्लोज हो जाता है। इन सभी पॉइंट्स को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं पोस्टीरियर fontanelle की। पोस्टीरियर fontanelle भी संख्या में 1 होता है और ट्राइंगल शेप का होता है और 6 मंथ की एज पर क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट आता है एंटेरोलैटरल fontanelle, ये संख्या में 2 होते हैं और फिर आता है पोस्टेरोलैटरल fontanelle, ये भी संख्या में 2 होते हैं। यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एंटीरियर fontanelle और पोस्टीरियर fontanelle ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। मान लीजिए ये बच्चे का स्कल है, हेड वाला पार्ट है, तो इस जगह पर ये जो डायमंड शेप fontanelle देख रहे हैं आप, इसे ही आप एंटीरियर fontanelle के नाम से जानते हैं
और फिर पीछे की तरफ ये ट्राइंगुलर शेप देखते हैं आप, इसे आप पोस्टीरियर फंटैनल के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज के ये क्वेश्चंस, आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।